हाँ जी, केमिस्ट्री वाले सर, वाइटरी इंस्टीट्यूट, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनसीईआरटी एस ब्लॉक एलिमेंट उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ग्रुप टू एलिमेंट्स एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, फर्स्ट एट ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो एल्कलाइन वर्ड है इसका मतलब बेसिक भी है और इसका मतलब प्लांट ऐश भी है, पौधों की राख। जब किसी प्लांट को बर्न करने के बाद आप उसकी जो लीव्स हैं उसका जो ऐश बनेगा, राख बनेगी ना, तो उसके अंदर आप मैग्नीशियम की प्रेजेंस चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है क्लोरोफिल का जो सेंट्रल एलिमेंट है वो मैग्नीशियम ही है। तो इसके अंदर कौन कौन है भाई? इसके अंदर बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। डिफरेंट टीचर्स इसका आपको कोई सॉन्ग वोंग बनाकर भी बताते हैं। मेरी ओपिनियन है, अगर आप एलिमेंट्स याद रखते हो तो एलिमेंट्स तो याद रखने ही पड़ेंगे, सॉन्ग की कोई नीड नहीं है। बाकी अपनी अपनी ओपिनियन है, अपना अपना व्यू है इस पर। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, क्लियर ना? बीई एम ए बेटा मांगे, सी ए कार, स्ट्रोंशियम सर, यहां से सर, और बेटा मांगे कार, सर पकड़ बाप, बाप बी ए रोए। तो वो कई बार इससे भी अलग अलग बना रखे हैं लोगों ने, मैटर नहीं कर रहा। फिलहाल मुझे एलिमेंट्स के नाम पता होने चाहिए। तो जब मैं एलिमेंट्स के नाम की बात करूंगा तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। नाउ दे फॉलो एल्कली, वो तो है ही। फर्स्ट डे के बाद सेकेंड डे ही आएगा, फर्स्ट डे के बाद सेकेंड डे ही आएगा, ठीक है जी। तो फर्स्ट डे वाले एल्कली हो गए और सेकेंड डे वाले एल्कलाइन अर्थ मेटल हो गए। दे फॉलो एल्कली मेटल्स। तो फर्स्ट डे के बाद सेकेंड डे आ ही रहा है, ठीक है जी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैक्सिमम जगहों पे ये पढ़ाया जाता है, दीज आर नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो कभी भी बेरिलियम को हम लोग ट्रू एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलते। द फर्स्ट एलिमेंट बेरिलियम डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था, छोटे छोटे बच्चे हमेशा शरारती होंगे, तो बेरिलियम भी शरारती है, लिथियम भी शरारती है। मेरे पी ब्लॉक के एलिमेंट के आप वीडियो देख लें, वहां जो बोरोन है वो भी शरारती है, मतलब अपने ग्रुप से कुछ अलग बिहेवियर शो कर रहा होगा। तो बेरिलियम के अलावा बाकी सबको हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोल रहे हैं। द फर्स्ट एलिमेंट बेरिलियम डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स एंड शोज डायगोनल। हमेशा का रूल, अगर आप डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि जब लिथियम, बेरिलियम, बोरोन लिख दो, उसके नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो इस तरीके से डायगनली एलिमेंट्स कोरिलेटेड है। और डायगनली कोरिलेटेड का मतलब पता है क्या हुआ? इनका आपस में प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं, इनके आपस में प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं। और उधर से अगर मैं बेरिलियम, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज की इक्का दुक्का भी बात कर लूं तो इनका एम्फोटेरिक नेचर सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। एम्फोटेरिक नेचर, बेरिलियम एसिड से भी रिएक्ट करता है, बेस से भी करता है, एल्यूमिनियम एसिड से भी करता है, बेस से भी करता है। तो इन दोनों में भाईचारा है, क्लियर ना? बेरिलियम का एल्यूमिनियम से भाईचारा है, उसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशन। खुद के कंट्री के साथ उतना प्यार नहीं इसको जितना कि पड़ोसियों के साथ है। इस ऐसे एलिमेंट हर जगह आपको मिल जाएंगे। तो बेरिलियम मैग्नीशियम से उतना रिलेशनशिप शो नहीं कर रहा, एल्यूमिनियम से शो कर रहा है, तो ठीक है, फिर हमने भी उसको क्या बोल दिया कि तुम ट्रू एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं हो, तुम हमारे देश के नहीं हो, तुम सेकंड डे के मेंबर हो, दिख रहे हो, तुम्हारे पास रहने की जगह यही है, बट तुम्हें पड़ोसी से प्यार ज्यादा हो रहा है। तो इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशन, इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशन। नाउ द एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो जैसा कि हमको फर्स्ट डे में भी बताया था मैंने आपको, वैसे ही सेकंड ए में भी हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और इनकी प्रॉपर्टीज मिलेंगी। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ भाई और बहनों? 2s2, 3s2, 4s2, ठीक है जी। और एक बात बार बार बोलता हूं मैं, एनसीईआरटी से बाहर जाने की कोशिश मत करें, मत करें, मत करें, स्पेशली इनऑर्गेनिक में। और इसके एविडेंसेस के लिए 5 वीडियो 2021 के यूट्यूब पे अवेलेबल है, केमिस्ट्री वाले सर और वाइटरी इंस्टीट्यूट के कलेक्टिवली, तो आप उसको देख सकते हैं। नाउ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम।
और इनके मेंबर्स के नाम याद करने के बाद चेक करो, जब मैं बेरिलियम से मैग्नीशियम पे आ रहा हूं अब तक डी की एंट्री नहीं हुई है, जब मैं कैल्शियम में आ रहा हूं तो भाई 20 नंबर में कहां से आ जाएगा 21 वाला। बट यहां आकर थोड़ा सा हम चेक कर सकते हैं, डी की एंट्री है, डी की एंट्री है, क्लियर ना। यहां फिर आपके पास डी की एंट्री है, लेकिन इससे कोई स्पेशल इंपैक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज हमें ऑब्जर्व नहीं होगा जैसा कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में होता है। अब बड़ा स्मूथ है कि जब मैं एटॉमिक और आयनिक रेडियस की बात करूं तो बड़ा सिंपल सा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। बेरिलियम से मैग्नीशियम बढ़ा, मैग्नीशियम से कैल्शियम बढ़ा, से स्ट्रोंशियम बढ़ा, से रेडियम बढ़ा, क्लियर। तो ऐसे करके आप टॉप से बॉटम कॉन्टिन्यूअसली बेरियम रेडियम लिखकर जा सकते हैं। टॉप से बॉटम लगातार रेडियस इंक्रीज कर रही है। लो जी, इस टेबल को देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। देखो जी, ये 307 नंबर पेज है एनसीईआरटी का, पी ब्लॉक एलिमेंट एटॉमिक नंबर 4, 12, 20, 38, 56, 88। या रट्टा मारना है भाई, मैजिक नंबर्स हैं आपके पास। 4 प्लस 8 12 प्लस 8 20 प्लस 18 38 प्लस 18 56 प्लस 32 88 आपके पास हो जाना है। एटॉमिक मास लगातार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और एटॉमिक मास मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली बता रखा है, ये आइसोटोप्स की परसेंटेज अबंडेंस का एवरेज होता है। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2 चल रहा है। चलो ये अच्छी बात है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करने वाला कोई फैक्टर एक तो है नहीं, क्लियर ना। तो जब आप साइज की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो भी सिंपल सी बात है, बेरिलियम से लगातार बेरियम तक कॉन्टिन्यूअसली शेल ऐड होता जा रहा है। जब कॉन्टिन्यूअसली शेल ऐड होता जा रहा है, जब कॉन्टिन्यूअसली शेल ऐड होता जा रहा है तो साइज बढ़ता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को किक आउट करना आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को किक आउट करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को किक आउट करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। कैसे? बड़ा साइज होगा तो न्यूक्लियस से उसकी रीच, न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस, न्यूक्लियस से वो दूर हो जाएगा। और जैसे ही वो न्यूक्लियस से दूर होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, आंख से दूर हुआ तो दूर ही हो गया, न्यूक्लियस से दूर हुआ तो दूर ही हो गया। तो अब उस इलेक्ट्रॉन को किक आउट करना न्यूक्लियस की पकड़ में जब तक है, न्यूक्लियस की रीच में जब तक है, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में जब तक है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में जब तक है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से दूर हुआ, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से दूर हुआ, तो मान के चले उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान। तो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, बेरियम से इलेक्ट्रॉन निकालने बड़े आसान है। वो वैल्यूज मैं आपको दिखा देता हूं, सिर्फ साइज की वजह से आप आंसर देकर आ जाएं। 899, ठीक है जी, 737, 590, क्लियर, 549, 503 एंड 509। तो लगातार ये वैल्यूज डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, लेकिन यहां जाकर 6 किलो जूल क्यों बढ़ी? कई बार पेपर सेटर के दिमाग में आ सकता है, एनसीईआरटी की लाइन है तो मैं इग्नोर भी नहीं कर सकता। तो आपको वहां बताना पड़ता है कि जो कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ डीएनए ब्लॉक है, उन्होंने रेडियम के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना स्लाइटली डिफिकल्ट कर दिया है। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन है। सेकंड, देखो रूल तो यही कहता है कि फर्स्ट से सेकंड ऑलवेज 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 ज्यादा, जैसा कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी देख सकते हैं, वहां आपको यही मिलेगा। तो डिक्रीज किया मोनोकटायन और न्यूट्रल में से मोनोकटायन से डिफिकल्ट होएगा ना बच्चे। जब चार्ज पॉजिटिव फॉर्म में बढ़ गया, जब चार्ज पॉजिटिव फॉर्म में बढ़ गया तो भाई इलेक्ट्रॉन को किक आउट करना उतना आसान नहीं है। वही ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर वाला फंडा है, ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे ठाकुर। अगर साइज छोटा होएगा, प्लस चार्ज बढ़ा हुआ होएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालने उतने आसान नहीं होने वाले। इसीलिए सेकंड आयोनाइजेशन
एनर्जी एंड कंजक्टिव और सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑलवेज इंक्रीज करती हैं। हाइड्रेशन बड़ा धांसू फैक्टर है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप हाइड्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जब आप हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्स रहेगी किसके? रेडियस के, और डायरेक्ट रहेगी किसके भाई? चार्ज के। तो अब फर्स्ट डे के कंपैरिजन में, फर्स्ट डे के कंपैरिजन में चार्ज भी बढ़ गया है, सेकेंड डे में +1 की जगह +2 हो गया है। अब चार्ज इतना डेंजरसली जब इंक्रीज करा, तो साफ सी बात है हाइड्रेशन एनर्जी तो बढ़नी बढ़नी थी। वही हुआ, वही हुआ, वही हुआ। हुआ क्या जी? अगर मैं लिथियम से कंपेयर करूं, तो आपका जो बीई है, बीई, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी अप्रोक्सीमेट 5 टाइम्स बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई? 5 टाइम्स इंक्रीज कर गई है। तो सोचो, चार्ज बढ़ने से, इसके अलावा रेडियस छोटी होने से हाइड्रेशन एंथैल्पी में एक जबरदस्त इंक्रीज आया है। और आपको पता होना चाहिए, हाइड्रेशन एंथैल्पी एक अट्रैक्शन की एनर्जी है। हाइड्रेशन एनर्जी एक अट्रैक्शन की एनर्जी है, और जो एनर्जी अट्रैक्शन की होएगी वहां स्टेबिलिटी आएगी, और जहां स्टेबिलिटी आएगी वहां एनर्जी रिलीज होगी। ये दुनिया का, यूनिवर्स का रूल है। तो हाइड्रेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, और यहां माइनस, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। तो ठीक है, रेडियस वाले फैक्टर को डोमिनेंट करवा दो, क्योंकि चार्ज तो सब पे सेम चल रहा है। लेकिन चार्ज डेंसिटी की बात करें, तो बेरिलियम +2 पे चार्ज पॉजिटिव की डेंसिटी सबसे जबरदस्त है, एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज हो रही है। तो टॉप टू बॉटम कॉन्टिन्यूअसली मेरे पास हाइड्रेशन एंथैल्पीज का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। मेटलिक रेडियस में कोई ज्यादा टेंशन है नहीं, कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। आयनिक रेडियस में भी कोई चक्कर नहीं है, +2 बनेगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है। एमपीबीपी में थोड़े से वेरिएशन मिलेंगे, और वैसे भी मैं पी ब्लॉक में और एस ब्लॉक में ज्यादा एमपीबीपी पे काम करने के लिए नहीं बोलता हूं। हाँ, कभी कभी आप पूछ सकते हो सर बेरिलियम का इतना ज्यादा एमपीबीपी कैसे हो गया? तो मुझे बड़ा सिंपल सा आंसर इसके लिए पता होता है। बेरिलियम की हार्डनेस ड्यू टू स्मॉल साइज बहुत ज्यादा होगी, और अगर किसी की हार्डनेस बहुत ज्यादा हो गई, अगर किसी की हार्डनेस बहुत ज्यादा हो गई, अगर किसी की हार्डनेस बहुत ज्यादा हो गई, तो साफ सी बात है उसका एमपी और बीपी दोनों के दोनों बढ़ जाने, स्मॉल साइज से पैकिंग अच्छी होने वाली है ना। लेकिन इसमें कई सारे फैक्टर एमपी में लगते हैं, जैसे एमपी सबसे ज्यादा, उससे कम, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया। क्लियर? जैसे वेव बनती है ना, क्रेस्ट्रफ क्रेस्ट्रफ क्रेस्ट्रफ, वही चले जा रहा है, क्रेस्ट्रफ 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 चले जा रहे हैं। डेंसिटी एक अच्छा टॉपिक हो सकता है अगर आप एमपी बीपी पे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहते हैं। तो डेंसिटी मैंने आपको पहले भी बताया था, मेनली जो डेंसिटी है ना, वो मास डिपेंडेंट चलती है, और मास में ग्रोथ भी अच्छी खासी है। अगर आप मेरे साथ इसको देखें, 9 से 24 अप्रोक्सीमेट 3 गुना हो गया, फिर 40 अप्रोक्सीमेट 5 टाइम्स हो गया, फिर 87 3 गुना 5 गुना, और यह 9 9 जा 81, तो ये 9 टाइम्स हो गया, 137 2। तो इतना ज्यादा मास में ग्रोथ होने की वजह से डेंसिटी जनरली टॉप से बॉटम बढ़ती ही बढ़ती है। लेकिन 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 यहां थोड़ा सा पंगा है, जैसा कि फर्स्ट डे में हुआ था, आपने देखा होगा वीडियो नंबर 1। तो 1.84 1.74 1.55 हुआ क्या जी? बेरिलियम की डेंसिटी कम हो गई, बढ़ गई, बढ़ गई, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम है। अगर किसी का वॉल्यूम, बेरिलियम तो नन्ना मुन्ना बच्चा है, बेरिलियम तो छोटा है, तभी तो शरारती है, तो उससे डेंसिटी बढ़ी, उससे डेंसिटी बढ़ी, और ये देखो जी, ये वाला ग्रोथ लग रहा है। ठीक है जी। जब भी ना आपसे डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आपको थोड़ा अलर्ट भी रहना पड़ेगा ना, क्योंकि कई बार वो आपसे पूछ लेता है हाईएस्ट, तो आपको ये वहम होने लगता है कि बेरिलियम तो मैग्नीशियम से भी ज्यादा है और कैल्शियम से भी ज्यादा है, तो क्यों ना बेरिलियम ही आंसर लिख दें। गलत हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने आपको बार बार एक बात बोलनी है, चाहे फर्स्ट डे करो चाहे सेकेंड डे करो, मास ना एक डोमिनेंट फैक्टर रहता ही रहता है। तो मास अगर डोमिनेंट फैक्टर है, तो बेरियम का मास, बेरियम का एटॉमिक मास कम थोड़े है,
बेरियम का एटॉमिक मास 226 है और बेचारा बेरिलियम 9 है, तो कितने टाइम्स उसका मास है, दैट्स वाई डेंसिटी सबसे ज्यादा Ba की ही मिलेगी। तो हमेशा फर्स्ट रैंक और लास्ट रैंक याद रखी जाती है। बेरियम सबसे हाईएस्ट है और सबसे लोएस्ट चेक करोगे तो मिडल वाला ही है, क्लियर ना। तो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम तक घटा फिर बढ़ा। तो कुल मिलाकर आप अगर ग्राफिकल आइडिया भी बनाना चाहते हैं इस पर ना, तो इस पर एक ग्राफ बना सकते हो आप कि मेरे पास बेरिलियम की डेंसिटी ये है जो कि ज्यादा है, मैग्नीशियम से कम है और उससे भी कम आपके पास किसकी है, कैल्शियम की है। अब उसके बाद फिर बढ़नी शुरू करी, फिर और बढ़नी शुरू करी, फिर और बढ़नी शुरू की, तो बेरिलियम उस रेंज से बाहर है, मतलब बेरिलियम हाईएस्ट पे नहीं है। लेकिन इन तीनों में बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ये बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, कैल्शियम की लोअर चली गई है, बेरिलियम की कैल्शियम से ज्यादा, मैग्नीशियम से भी ज्यादा, और हाईएस्ट बेरियम की ही है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन अच्छा है इस पर, तो आपको रुककर बात को सुनना भी चाहिए था। चलो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पीछे मैंने आपको एक कोड बताया था, अगर आपने याद किया हो तो ले रब से कहना। तो यहां ले रब से कहना वाली बात नहीं लगेगी, यह बड़ा सिंपल सा फैक्टर है। टॉप टू बॉटम नेगेटिव वैल्यूज आर कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजेज। तो बेस्ट जो रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास होएगा, जो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होएगा वो आपके पास जो लास्ट वाला बेरियम है Ba, वही मिलने वाला है। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास बेरियम ही होएगा। तो ये अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में जा रहा है, तो इसको आप देख सकते हैं। और पीछे था ले रब से कहना, लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, और एसआरपी के बेसिस पे सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ले रब से कहना का वहां लिथियम था, और यहां आपका जो साइज में बड़ा है वो बेरियम ही है। अकरेस इन द लिथोस्फीयर, इस लिथोस्फीयर का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, रोक्स, क्लियर ना। तो ये 2.76, तो सबसे ज्यादा जो मिला उसको हाईलाइट कर लो। ये बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम 384 परसेंटेज बाय वेट। कुल मिलाकर समरी ये बनती है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, एटॉमिक मास इंक्रीज, कॉन्फ़िगरेशन 2s2 ns2, कुल मिलाकर आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज बट लास्ट में इंक्रीज। 503 वो 6 किलो जूल से बढ़ गया। आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट और सेकंड में से सेकंड फर्स्ट से ज्यादा मिलती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, और लास्ट में जाकर हल्का सा इंक्रीज। हाइड्रेशन एंथैल्पी का नेगेटिव वैल्यू टॉप टू बॉटम डिक्रीज, मेटेलिक रेडियस इंक्रीज, आयनिक रेडियस इंक्रीज। एमपी बीपी में थोड़ा सा रैंडम ऑर्डर मिलता है। डेंसिटी बहुत अच्छा फैक्टर है, हाईएस्ट ऑफ द Ba और लोएस्ट ऑफ द मिडल मीन बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, कैल्शियम का मिलेगा 1.55। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट बिहेवियर चेक कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट मिलेगा आपको बेरियम, और फर्स्टे में ले रब से कहना का कोड आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आप चीजों को प्रॉपरली सीख पाएंगे। corresponding alkali metal in the same period, this is due to the increasing nuclear charge in these element within the group, the atomic and ionic radii increases with increase in the atomic number। जनरल सी बात है, तो मैं फटाफट इसको पढ़ गया हूं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जैसा कि मैंने आपको बताया है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव लो वैल्यू। भाई जितने भी फर्स्ट डे सेकंड डे वाले हैं ना, उनकी जितने भी फर्स्ट डे सेकंड डे वाले हैं ना, इनका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, अगर मैं कंपेयर करूं बाकी सबसे तो कम ही है ना, साइज बड़े हैं ना इनके। इंडिविजुअल कंपैरिजन करें तो सेकंड डे वालों का ज्यादा है। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, वो तो होनी थी ड्यू टू फेयरली लार्ज साइज, बड़ा साइज है, ठीक हो गया। सिंस द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप, बिल्कुल ठीक है, देयर आयोनाइजेशन एनर्जीज डिक्रीजेस, जैसा कि मैंने टेबल में दिखाया। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप इसको जानने में इंटरेस्टेड हो तो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर मैं सोडियम का फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जीज लिख के सोचता हूं, मैग्नीशियम का फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन लिख के सोचता हूं, ठीक है ना, तो सोडियम से सोडियम +1 बन गया और सोडियम +1 से सोडियम +2, मैग्नीशियम से Mg+ और इससे Mg+2। इसका कॉन्फ़िगरेशन नियोन मतलब नोबेल गैस वाला आ गया। ओके, तो अगर दोनों के फर्स्ट कंपेयर कर रहे हो तो सोडियम के कंपैरिजन में फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की आपको ज्यादा दिखेगी। लेकिन जैसे ही आपने नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाया
तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, 2 बोल दिया तो सोडियम ही बोला जाएगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ द मैग्नीशियम, तो साफ सी बात है वो सोडियम की ज्यादा होगी। क्लियर है? तो ये बहुत अच्छी लाइन है जिसको आपको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल हायर है देन दोज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ग्रुप 1 मेटल्स है। दिस इज ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एज कंपेयर टू द कोरस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल। वो तो जनरल बात चल रही है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। It is interesting to note that the second ionization enthalpies of alkaline earth metals are smaller. ये इंपॉर्टेंट बात जिसपे आपके पेपर सेटर का फोकस चले जाना है। क्यों चले जाना है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपने सोडियम का निकाल दिया, वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में बदल गया। अब नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल काम है। जैसे 2 साल के बाद बच्चों को घर से निकालना मुश्किल हो गया ना, उनको आदत ही रहेगी घर में रहने की ना। किसी बर्ड को डाल दो पिंजरे में, 2-3 साल रहने के बाद जब उसको बाहर निकालते हैं ना, वापस पिंजरे में लौट के आ जाता है वो। वही हालत इनकी है कि जब भी नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होएगा, इलेक्ट्रॉन को आप कितने ही धक्के मारो बाहर की तरफ, निकलता ही नहीं है, डीठा बच्चा हो गया है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकालना मैग्नीशियम के कंपैरिजन में, ठीक है, पहला निकालना है तो श्योर है मैग्नीशियम का डिफिकल्ट, लेकिन सेकंड निकालना है तो सोडियम प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी ये। तो सेकेंड डे हमारा चल रहा है वाइटर इंस्टीट्यूट और केमिस्ट्री वाले सर की तरफ से। तो मुझे लगता है इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी से बाहर आपको नहीं जाना बनता है, और सुनते रहें। फर्स्ट पार्ट आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, सेकंड भी हम इंटरेस्टिंग वे में आप तक रख रहे हैं। तो इसके बाद इसकी क्वेश्चन की एक सीरीज चला लेंगे हम लोग 50 से क्वेश्चन की, जिससे आपको सारी चीजें और समझ में आ जाएंगी। तो जी अब थोड़ा सा ना हाइड्रेशन एंथैल्पीज पे बात कर ले। हाइड्रेशन एंथैल्पीज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पीज है ना, ये चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो रेडियस है उसके हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो होगा क्या जी, जैसे फर्स्ट डे का हाइड्रेशन एंथैल्पीज है, वैसे ही एल्कली मेटल्स का हाइड्रेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम क्या करेगा, डिक्रीज। तो जो बेरिलियम है उसका सबसे ज्यादा है, और मैंने बताया था लिथियम के कंपैरिजन में ये 5 टाइम्स है, लिथियम के कंपैरिजन में ये 5 टाइम्स है। तो जैसे साइज बढ़ता जा रहा है, ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पीज है ये डिक्रीज करती जा रही है। द हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लार्जर देन दोज ऑफ एल्कली। होना ही था, चार्ज बढ़ गया ना, चार्ज बढ़ गया, +2 हो गया +1 से। Thus compounds of alkaline earth metals are more extensively hydrated। ये जो आपके सेकेंड डे के कंपाउंड्स हैं वो ज्यादा हाइड्रेटेड फॉर्म में आपको मिलने वाले हैं, ये पानी ज्यादा अपने पास रखेंगे फर्स्ट डे के कंपैरिजन में। तो Mg जैसा कि MgCl2 डॉट 6 वाटर, CaCl2 डॉट 6 वाटर, जबकि आपको फर्स्ट डे में ना सिर्फ लिथियम का क्लोराइड मिलेगा हाइड्रेटेड फॉर्म में, बाकी किसी का भी कोई हाइड्रेटेड फॉर्म मिलता ही नहीं है। जबकि अगर मैं सेकेंड डे में आऊं तो सभी का हाइड्रेटेड फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, सभी का हाइड्रेटेड फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। तो कंक्लूसिवली मेरे पास ना 2-3 क्वेश्चन निकल कर आते हैं अगर ढंग से देखें ना। फर्स्ट डे सेकेंड डे का हाइड्रेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रहा है क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है। चार्ज वाली बात अगर हम छोड़ भी दें एक बार, और अगर मैं सेकेंड डे में खुद में कंपेरिजन करूं तो इनके कंपाउंड्स भी मुझे हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं। लो जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन हो जाए थोड़ा सा। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन जनरल सिल्वरी व्हाइट, तो कई बार ना व्हाइट मेटल्स करके कुछ बुक्स क्वेश्चन पूछ लेती हैं, इनमें लस्चर है, इनमें चमक है, चमकते हुए पाए जाएंगे। ये रिलेटिवली सॉफ्ट है बट हार्डर देन एल्कली, वो तो होना ही था क्योंकि किसी भी एलिमेंट का अगर साइज स्मॉल होगा, अगर किसी भी एलिमेंट का साइज स्मॉल होगा तो बड़ी सिंपल सी बात है उसकी पैकिंग अच्छी होगी, और किसी की अगर पैकिंग अच्छी होगी तो नो डाउट उसके एमपीबीपी, उसकी हार्डनेस बढ़ जाएगी। अब आप एक ब्रीफ केस लें, उसमें 2 कपड़े डालकर उसको पैक कर दें और उसको कंप्लीटली, मान लीजिए उसकी 5 की कैपेसिटी है, उतने ही कपड़े लेकर
अगर आप उसको पैक कर दें, किसी बैग को ऐसे ही पैक कर दें, तो जितना भरा होगा, जितना ऑक्यूपाइड होगा, उतना ही वो रिजिड हार्ड होगा। यही सेकेंड डे वालों के साथ हो रहा है। बेरिलियम मैग्नीशियम अपीयर्स टू बी समवट ग्रेइश। द एमपीबीपी ऑफ दीज मेटल्स आर हायर देन दिस ऑफ द एल्कलाइन मेटल्स। वो तो कारण है ना सबका, क्योंकि साइज में कंपेरेटिवली छोटे हैं, तो एमपीबीपी उनसे तो ज्यादा होने ही थे, उनसे तो ज्यादा होने ही थे। corresponding alkali metals due to smaller size. The trend is however not systematical. वो कारण है, कहीं कोई उसमें हीट ऑफ एटोमिजेशन जुड़ जाएगा, कहीं साइज जुड़ जाएगा, कहीं पैकिंग जुड़ जाएगी, वो रहेगा ही रहेगा। द ट्रेंड इज हाउएवर नॉट सिस्टमेटिकल बिकॉज ऑफ द लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। they are strongly electropositive in nature. The electropositive character increases down to the group from beryllium to barium. जबकि अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम इम्पार्ट्स कैरेक्टरिस्टिक ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड। अब ये अचानक कहां से बात आ गई, तो उसके पीछे मैं आपको समझा रहा हूं, उसको बोलते हैं फ्लेम कलरेशन। फ्लेम कलरेशन, लो जी, फ्लेम कलरेशन। दिवाली पे आपने क्रैकर्स चलाए होंगे, वहां जो अलग अलग कलर निकलते हैं, कभी उसके कॉम्पोजिशन में चेक करें, कभी कोई कैल्शियम नाइट्रेट लिखा रहेगा, कभी बेरियम नाइट्रेट लिखा रहेगा। कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, इनके नाइट्रेट्स, इनके ये कंपाउंड्स क्या करते हैं, जब फायर, हीट के टच में आते हैं तो फ्लेम को अलग अलग कलर देते हैं। जो आपका बेरिलियम और मैग्नीशियम है, ये तो छोटे छोटे स्मॉली स्मॉली, इनको कहा गया भाई इलेक्ट्रॉन निकालना अंडर द हीट ऑफ द फ्लेम। ये भाई साहब मना कर रहे हैं, कहते जी कोई चांस नहीं है, जीरो। बेरिलियम मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकलने की कोई चांस नहीं है, तो फ्लेम कलरेशन में ये कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि फर्स्ट डे के कौन कौन से एलिमेंट फ्लेम कलरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़कर सारे कर रहे हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। और जब मैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम पे आता हूं, तो कैल्शियम क्रिम्सन रेड है, स्ट्रोंशियम थोड़ा सा मिस्टेक है, कैल्शियम ब्रिक रेड है, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड है, और बेरियम एप्पल ग्रीन नजर आता है। कुल मिलाकर फ्लेम कलर में पार्टिसिपेट करना वो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के अंदर ही ऑब्जर्व होगा, जबकि बेरिलियम मैग्नीशियम में ये ऑब्जर्व नहीं होगा। कारण है ना, स्मॉल साइज और आयोनाइजेशन एनर्जीज बड़ी ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तो स्ट्रोंशियम बेरियम इम्पार्ट्स कैरेक्टरिस्टिक ब्रिक रेड, क्रिम्सन एंड एप्पल ग्रीन कलर्स। हाईलाइट कर लें, अंडरलाइन कर लें, रेड रेड ग्रीन, रेड रेड ग्रीन, रेड रेड ग्रीन, respectively to the flame. In flame, the electrons are excited to higher energy levels, and when they drop back to the ground state, energy is emitted in the form of visible light. The electrons in beryllium and magnesium are too strongly bound. ये इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं, इतने छोटे छोटे हैं, जैसे किसी बच्चे को चीज दिलवा दो ना कोई, तो उस पे अपना हक जमा के बैठ जाता है। यही हालत बेरिलियम मैग्नीशियम के, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको अगर हम हीट भी दे रहे हैं, डांट भी रहे हैं, तो भी ये उस नासमझी में अपने इलेक्ट्रॉन्स, जो इनके लिए एक चीज है, किसी बच्चे की चीज, बच्चे का खिलौना जो किसी को नहीं देता है, उसके साथ उसका बहुत ज्यादा अफेक्शन होता है। सेम बेरिलियम मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को लेकर हाई लेवल का अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, to get excited by the flame. Hence, these elements do not impart any color to the flame. The flame test for calcium, strontium, barium is helpful in their detection in qualitative. ये तो ड्राई टेस्ट लेते हैं हम लोग ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर ड्राई टेस्ट लेते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर ड्राई टेस्ट लेते हैं। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम को हम ड्राई टेस्ट के थ्रू भी फ्लेम कलरेशन में पहचान सकते हैं। एन एस्टिमेशन by the
flame photometry. The alkaline earth metals, like those of alkali metals, have high electrical thermal conductivities, which are typical characteristics of the metal. जो किसी भी मेटल का एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक होएगा, कोई इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटीज होना, ठीक है ना, वो सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। लो जी, अब थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जान लें। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना बच्चे, उसमें एयर से रिएक्शन होना, वाटर से रिएक्शन होना, एयर के कंपोनेंट्स हैं। जैसा कि आप जानते हो 78% तो आपके पास नाइट्रोजन ही है, और नाइट्रोजन तो एकदम निकम्मी है। 78% आपकी बॉडी में इनहेल होएगी, उसी फॉर्म में बाहर चली जाएगी, जिसका नेचर ने हमें कोई अरेंजमेंट नहीं दिया कि कम से कम एटलीस्ट हम तो उसको यूज कर पाते, बट कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है। उसकी वजह नाइट्रोजन खुद है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर 15 में उसको हम पढ़ते हैं। तो अभी फिलहाल एल्कलिन अर्थ मेटल्स आर लेस रिएक्टिव, होना ही है ना, साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन में दिक्कत आ रही है इनको, और जो डोनर कम होंगे वो कंजूस होंगे ना, वो रिएक्टिव नहीं होंगे, समाज में उतने घुलेंगे मिलेंगे नहीं। वही सेकेंड डे वालों का हाल है। फर्स्ट डे वाले तैयार बैठे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, दिल बड़ा उनका, साइज बड़ा उनका, इलेक्ट्रॉन डोनर अच्छे हैं वो। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस रिएक्टिव, कारण स्मॉल साइज है, देन एल्कली, कारण स्मॉल साइज है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन दिक्कत है, S2 फुल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में S की 2 मैक्सिमम कैपेसिटी है, वो फुलफिल हो चुकी है। रिएक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स इंक्रीजेस, वो तो है ही, वही सेम मैं बार बार बोल रहा हूं। ये कंपेरेटिवली साइज में क्या चलते हैं जी, स्मॉल। S2 कंप्लीटली फिल्ड है, S2 है ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो नहीं रहा टॉप से बॉटम। अब आप इसके साइज को लार्ज करने से न्यूक्लियस की पकड़ इलेक्ट्रॉन पे ढीली हो जाएगी, तब आप इन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हो। तो बेरिलियम से लेकर मैग्नीशियम से कैल्शियम से स्ट्रोंशियम तक रिएक्टिविटी बढ़ रही है। बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड देन पहुंचते पहुंचते बेरियम हाईली रिएक्टिव हो गया है, रिएक्टिव रिएक्शन करने के लिए विद एयर और वाटर एटसेट्रा जो भी है। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट टू ऑक्सीजन and water because of their formation of an oxide film on their surface. इनकी सरफेस पे ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी। However, पाउडर्ड बेरिलियम, देखो एक सिंपल सा रूल है, अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा दो ना तो रिएक्टिविटी बाय डिफॉल्ट बढ़ने लगती है। तो हुआ क्या, आपने क्या किया, पाउडर्ड बेरिलियम लिया, burns brilliantly on ignition in air to give BeO and Be3N2। बेरिलियम साइज में छोटा था, रिएक्शन कर नहीं रहा था, तो आपने इसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते ही इसकी रिएक्शन की कैपेबिलिटीज बढ़ गई, इसकी रिएक्शन की कैपेबिलिटीज बढ़ गई, ठीक है जी। burns brilliantly on ignition in air to give the BeO and Be3N2। बेरिलियम ही हाई टेम्परेचर पर अपने इलेक्ट्रॉन निकलवाएगा, और उसके बाद उसी टेम्परेचर का यूज करते हुए एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जब बनेगा तो पता क्या होगा, हाई एनर्जी रिलीज होगी, और वही फर्दर ऑक्सीजन का डबल और नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड तोड़ पाएगी। मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसा मैंने आपको बताया अभी, एंड बर्न्स विद डिजलिंग ब्रिलियंस इन एयर टू गिव MgO एंड Mg3N2। तो दोनों ने नाइट्राइड बनाए, दोनों ने ऑक्साइड बनाए। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आर रेडली अटैक्ड, साइज बड़ा हो गया, मैंने लिखवाया था अभी आपको कि इनकी रिएक्टिविटी टॉप से बॉटम क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ये सब चीजें ना आप थोड़ा सा साथ साथ में लिखते रहो तो ज्यादा अच्छा है। रिएक्टिविटी विद एयर एंड वाटर ऑफ द सेकेंडरी एलिमेंट्स is increases from top to bottom due to the increasing size, decreasing ionization energy। ये सब बातें लिखते चले जाओ। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आर रेडली अटैक्ड बाय एयर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड, सभी बनाते हैं। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और निकल आया, क्या सेकेंड डे के सारे एलिमेंट ऑक्साइड नाइट्राइड बनाएंगे? तो आपका आंसर है एक्सट्रीमली यस, लेकिन फर्स्ट डे वाले सिर्फ लिथियम ने ऑक्साइड और नाइट्राइड का फॉर्मेशन किया है, ऑक्साइड नाइट्राइड सभी बना रहे, बेरिलियम से लेकर नीचे तक। दे ऑल्सो रिएक्ट विद वाटर विद इंक्रीजिंग विगरस इवन इन कोल्ड टू फॉर्म, और इन सब के क्या बन जाएंगे, सिंपली
हाइड्रोक्साइड ऑफ दिस फॉर्मूला, हाइड्रोक्साइड ऑफ दिस फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, दे ऑल्सो रिएक्ट विद वाटर विद इंक्रीजिंग। और एक बार तो मैं कई बार बोलता हूं बच्चों को, और इसने बोल दिया ना विगर, इनकी जो विगर है मतलब विगरेंस है, मतलब जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ती जा रही है, और इंक्रीजिंग विगर है इवन इन द कोल्ड टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। और बार बार मैं बच्चों को एक ही बात बोलता हूं कि जब रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो टॉप से बॉटम, बेरिलियम से मैग्नीशियम की तरफ, चाहे वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करे, चाहे वो नाइट्रोजन से रिएक्शन करे, चाहे वो आपके पास पानी से रिएक्शन करे, ऑर्डर तो वही रहना है, रिएक्टिविटी का टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। अब आया जी रिएक्शन करवानी है हेलोजेंस के साथ, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजेंस, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजेंस। तो जब हेलोजन के साथ रिएक्टिविटी की बात कर रहे हो ना, तो ये जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये हेलोजन के साथ कंबाइन होंगे बढ़े हुए टेम्परेचर पे। कारण साफ है, लिथियम वाले, सोडियम वाले, मतलब फर्स्ट वालों को तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो इजीली, सेकेंड वाले इतना जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने देते अपना, तो इसीलिए बढ़े हुए टेम्परेचर पर ही रिएक्शन की पॉसिबिलिटी बनती है, बढ़े हुए टेम्परेचर पर ही रिएक्शन की पॉसिबिलिटी बनती है, फॉर्मिंग देयर हैलाइड्स। तो M प्लस X2 MX2 बन गया, जनरल फॉर्मूला वैलेंसी दो थी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिखा जा सकता है। अब हुआ क्या जी, मैंने आपसे पहले कहा था पहला मेंबर हमेशा नौटंकीबाज होता है, शैतान होता है, शरारती होता है, छोटा बच्चा है ना। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH4 होल ट्वाइस BeF4 is best route for the preparation of BeF2 and BeCl2 is conveniently made from the oxide। अब देखो BeO ना, इसकी लैटिस एनर्जी जबरदस्त थी, इसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा थी। अब इसको मुझे BeCl2 में कन्वर्ट करना है डायरेक्ट क्लोरीन की रिएक्शन करवाकर, तो BeO ने मना कर दिया, कहते जी मेरी तो लैटिस एनर्जी जबरदस्त है, मैं तो बिल्कुल ही इनर्ट फॉर्म में आ चुका हूं, जैसे एल्यूमिनियम की सरफेस पे ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है ना, आपके घरों में इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा एल्यूमिनियम का बना हुआ, उसका ई नोट नेगेटिव होने के बाद भी वो हम ऑक्साइड की फिल्म बनने की वजह से उसको यूज कर पा रहे हैं। तो वही हुआ, बीईओ लैटिस एनर्जी बढ़ गई, कार्बन एक अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है और टेम्परेचर भी ठीक ठाक ले लिया 800 केल्विन तक। तो कार्बन ने इसको पहले रिड्यूस किया, इससे बेरिलियम रिलीज हुआ, दैट विल रिएक्ट विद Be to BeO and forms a BeCl2, BeO to BeCl2। तो कार्बन का बहुत बड़ा रोल इसके अंदर है। नाउ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स, तो बच्चे कहेंगे सर इसमें क्वेश्चन क्या बने, एक सिंपल क्वेश्चन बना, इनके फॉर्मूला क्या है। दूसरा, हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करेंगे क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन निकालने मुश्किल है, बेरिलियम का हैलाइड बनाना आसान काम नहीं है। अगर BeF2 बनाना चाहते हो तो अमोनियम BeF4 को हीट करो, और अगर BeCl2 बनाना चाहते हो तो भाई BeO जो कि ऑलरेडी इतना स्टेबल हो चुका है, अकेला बेरिलियम होता तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं, BeO बन गया, लैटिस एनर्जी बढ़ने से इसको तोड़ना मुश्किल है। दैट्स वाई मुझे अलग अलग रूट यूज करने पड़ रहे हैं। नाउ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये कहीं ना कहीं BeH2 MgH2 CH2 इन सब की बात कर रहा है BeH2। और जो बात मैं आपको बोलने वाला हूं ध्यान से सुनना, फ्रेंडशिप बराबर वालों में होती है, बेरियम के साथ में हाइड्रोजन का बॉन्ड, किसी एलकेजी यूकेजी वाले बच्चे के साथ 12वीं वाले की दोस्ती करवा रहे हो, 12th क्लास वाले की दोस्ती करवा रहे हो, या फिर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे के साथ दोस्ती करवा रहे हो, जो कि एक बिल्कुल ही कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। तो आप खुद सोचो, ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट बेरिलियम कंबाइन, बेरिलियम पहले भी नौटंकी कर रहा था, बेरिलियम का हाइलाइट पहले भी ढंग से नहीं बना, वही हालत यहां है, all the element except beryllium combine with hydrogen upon heating to form their hydride formula मैंने आपको बता ही दिया, MH2 आ रहा है। BeH2 however can be prepared by the reaction of BeCl2 with lithium aluminium hydride। तो डायरेक्ट नहीं बना सकते आप, इनडायरेक्ट तरीके से आप रिड्यूस कर रहे हो, BeCl2 को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस कर रहे हो, तब जाकर आपको Li के साथ LiCl, एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड, और आपका जो बेरिलियम है ये H के साथ BeH2 में कन्वर्ट हो गया है। तो बेरिलियम का कोई भी कंपाउंड बनाना उतना आसान काम नहीं है, वेरी डिफिकल्ट टास्क इज देयर। तो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड्स, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड्स, सुनो भाई हुआ क्या, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स रेडली रिएक्ट विद एसिड्स लिबरेटिंग डाइहाइड्रोजन, क्योंकि सबके ई नोट, अगर आप मेरे साथ थे टेबल देख रहे थे,
तो सबके ई नोट नेगेटिव थे। जिनके सबके ई नोट नेगेटिव हों, जिनके सबके ई नोट नेगेटिव हों, कहीं ना कहीं उनके साथ जब भी किसी एसिड का रिएक्शन होएगा तो वो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। ठीक है जी। लो जी, आगे बढ़ते हैं। Now, reactivity towards acids. The alkaline earth metals readily react with acids, liberating dihydrogen, M plus 2 HCl, MCl2 hydrogen। कारण था इनके ई नोट का नेगेटिव होना, कारण था इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का, इनके एसआरपीस का नेगेटिव होना, उसी वजह से ऐसी हरकत हुई। नाउ रिड्यूसिंग नेचर, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले तो ले रब से कहना का कोड लगा, ले रब से रहना का कोड लगा, तो एल आई ले रब आरबी, और लास्ट में कौन आ गया, सोडियम। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां क्या हो रहा है जी, यहां रिड्यूसिंग नेचर टॉप टू बॉटम, जैसा कि मैंने आपको टेबल में पढ़ाया था, कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है। डेल्टा जो ई सेल नोट है, एसआरपी है, वो नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है। लाइक एल्कली मेटल्स, the alkaline earth metals are strong reducing agents. This is indicated by large negative values of their reduction potentials. However, their reducing power is less than those of corresponding alkalis. मैंने पहले कहा आपसे, जिनके साइज स्मॉल हो उनके इलेक्ट्रॉन निकालना कोई आसान काम नहीं है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देते, महाकंजूस है ये फर्स्ट डे के कंपैरिजन में। जबकि बेरिलियम हैज लेस नेगेटिव वैल्यू कंपेयर टू other alkaline earth metals. However, its reducing nature is due to large hydration associated with the small size of Be plus 2, 5 गुना है किसके, लिथियम के कंपैरिजन में, एंड रिलेटिवली लार्ज वैल्यू ऑफ द एटोमिजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेटल। बेरिलियम का साइज स्मॉल है, इसके एटोमाइजेशन में भी, इसके एटम्स को अलग करने में भी बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर बड़ा सिंपल सा रिड्यूसिंग कैरेक्टर पे एक लाइन बोल दे, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये टेंडेंसी लगातार बढ़ रही है। जबकि फर्स्ट डे में मैं इसी पूरे वीडियो में आपको कई बार बोल चुका हूं, अभी अप्रोक्सीमेट ये मेरा ये जो वीडियो है ये 42 मिनट के आसपास हुआ है, 43 मिनट्स मान लो आप। इसमें मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि अगर फर्स्ट डे की रिड्यूसिंग पावर चेक करनी हो तो अब ले रब से कहना का कोड लगाए, ले रब से कहना का कोड लगाए। तो हुआ क्या जी, सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया लाइक alkali metals, the alkaline earth metals dissolve in liquid ammonia to give deep blue black solution। ये लो जी, forming ammoniated ions। यहां M है, यहां M plus 2 है जी। इसने जो तो इलेक्ट्रॉन लूज की वो ये पड़े, तो इनको हाईलाइट कर दे। ये है वो पापी जिसने M plus 2 और 2 इलेक्ट्रॉन दिए। अभी जो X प्लस वाई है ना, ये सोलवेंट है, कौन, अमोनिया। ये नंबर है, ये अमोनिया का नंबर है। तो जैसे पीछे फर्स्ट डे में मैंने आपको बताया कि अमोनिया को X नंबर ऑफ अमोनिया के X नंबर ने M plus 2 को सराउंड किया हुआ है, और यहां इलेक्ट्रॉन को भी Y अमोनिया ने सराउंड किया हुआ है। और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात जैसे पीछे भी समझ में आई थी आपको, वैसे ही समझ में आनी चाहिए कि जो कंडक्टेंस है वो दोनों की वजह से है, जो कलर है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, और जो पैरामैग्नेटिक नेचर है वो भी इलेक्ट्रॉन की वजह से है। फ्रॉम दीज सॉल्यूशंस द अमोनिएट्स M अमोनिया होल 6 plus 2 कैन बी रिकवर्ड। जैसा कि स्मॉल मेटल जितना होएगा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी उतनी जबरदस्त है, तो वैसे ही अमोनिया सॉल्वेंट भी उस पर बहुत ज्यादा नंबर में लग सकता है। तो अगर हम चाहें तो M अमोनिया होल 6 को हम यहां से रिकवर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हमारे पास यूजेस की बात है, देन आफ्टर कंपाउंड स्टार्ट हो जाएंगे भाई। बेरिलियम का जो यूज है वो अलॉयज के मैन्युफैक्चरिंग में है। कॉपर बेरिलियम alloy are used in preparation of high strength springs। metallic beryllium
is used for making windows of X-ray tubes. Magnesium forms alloy with aluminium, zinc, manganese and tin. Magnesium aluminium alloy, मैग्नीलियम बोलते हैं उसको, मैग्नीलियम, मैग्नीलियम alloy being light in mass are used in aircraft construction. मैग्नीलियम, मैग्नीलियम, मैग्नीशियम पाउडर एंड रिबन. 10वीं क्लास में आपने साइंस की बुक में पहली लाइन ये पढ़ी थी एनसीईआरटी में. मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करवाया जाए तो क्या होता है जी, तो आप बोलते हो MgO बनता है. इट इज यूज्ड इन फ्लैश पाउडर्स एंड बल्ब्स. फ्लैश पाउडर्स एंड बल्ब्स. In sundry bombs and signals, a suspension of magnesium hydroxide, जैसा कि आप केमिस्ट्री एक्शन 12वीं क्लास में पढ़ते हो, जिसको कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हो आप, ये एंटासिड है, एंटासिड है और वैसे माइल्ड एसिड है, ये माइल्ड बेस है तो एंटासिड का काम करता है. मैग्नीशियम कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट्स ऑफ टूथपेस्ट. Calcium is used in the extraction of metal from oxide which are difficult to reduce with carbon. Calcium is used in the extraction of metals from oxide, क्योंकि कैल्शियम एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है, which are difficult to reduce with carbon. तो कार्बन जहां रिडक्शन नहीं कर पाया वहां मेटलर्जी में आपने कैल्शियम को ले लिया. कैल्शियम बेरियम मेटल्स owing to their reactivity with oxygen and nitrogen at elevated temperature, बढ़े हुए टेम्परेचर पे, have often been used to remove air from vacuum tubes owing to their reactivity with oxygen and nitrogen. तो मान लो कहीं आपने वैक्यूम जनरेट करना है और ऑक्सीजन नाइट्रोजन वहां पड़ी हुई है, तो owing to their reactivity with oxygen and nitrogen, कैल्शियम बेरियम की, कैल्शियम एंड बेरियम मेटल्स की, तो वहां का नाइट्रोजन ऑक्सीजन उड़ाना है. मेन तो नाइट्रोजन का पंगा, आपको पता है नाइट्रोजन का बॉन्ड तोड़ना सबसे डिफिकल्ट टास्क है. पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 15 में ये ट्रिपल बॉन्ड बनाकर बैठा रहता है. तो रेडियम सोल्ट्स आर यूज्ड इन रेडियोथेरेपी, फॉर एग्जांपल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. तो इसको अंडरलाइन करें, मेडिकल के आप स्टूडेंट हैं अगर, तो ये आपके काम आ सकता है कि रेडियम का यूज हम कहां कर रहे हैं. इन द रेडियोथेरेपी, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. ठीक है जी. तो इसके बाद अब होगा क्या, अब आप पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. तो इसमें एल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड पढ़ाए जाएंगे, जबकि पीछे मैंने सोल्वे प्रोसेस के थ्रू NaHCO3 Na2CO3 दोनों बनाकर दिखाए. और इसके अलावा कास्टनर कैलनर सेल से NaOH बनाकर बताया. जब भी बच्चे आप इन सब चीजों को सीखो ना, तो सोल्वे से क्या बनता है, वॉशिंग सोडा, सोल्वे से क्या बनता है, वॉशिंग सोडा, और कास्टनर कैलनर सेल से क्या बनता है, NaOH. इनको लिखते चले जाओ. ओके. तो अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल को तीसरे वीडियो में कवर करते हैं. इस दूसरे वीडियो को आप ध्यान से देखें. और वाइटरे इंस्टीट्यूट ऑलवेज अवेलेबल है. मेन टास्क है कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी इससे बाहर ना जाते हुए अच्छे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, वो हम एफर्ट्स लगातार कर रहे हैं और आपके फेवर में कर रहे हैं. जितने भी बच्चे मेरे यहां पढ़ रहे हैं हाईली सेटिस्फाइड है. हर बार उनको एक नए टाइप का प्रैक्टिस शीट देते हैं, अटेम्प्ट करते हैं वो लोग, और पेपर में भी बिल्कुल नया, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर रहते हुए हम उनका एग्जाम ले रहे हैं, तो उससे भी वो हाईली सेटिस्फाइड है. तो एक सिंपल मैसेज था कि जिस डेट पे आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस दिन हमें वाइटरे को 2 महीने हो चुके हैं, 60 डेज. और इस 60 डेज के अंदर चंडीगढ़ से लेकर हिमाचल से लेकर हरियाणा तक सभी लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया हम लोगों को. ढेरों लोग हमसे मिलने आए हैं. और मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सभी लोग हमें कह रहे हैं कि आप अपना सेंटर हमारे स्टेट में लॉन्च करें. तो हमारी बात भी चल रही है काफी लोगों से. तो बहुत जल्दी हम आपको डिफरेंट ब्रांचेस के साथ पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में नजर आएंगे, बेस्ट सर्विसेज देते हुए. ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टाइप की क्लासेस अवेलेबल हैं. थोड़ा सा मुझे मिक्स में दिक्कत है कि हाइब्रिड टाइप में या तो आप ऑफलाइन के बच्चों पर ध्यान दे पाएंगे या ऑनलाइन के बच्चों पर ध्यान दे पाएंगे. तो मैं चाहता हूं प्योरली या तो ऑनलाइन हो, प्योरली या फिर ऑफलाइन हो. इस पर एक वीडियो मैं तैयार कर रहा हूं
जो आज शाम को 8 बजे तक ये रिलीज हो जाएगा। 28 दिसंबर 2021 को ये वीडियो मैं आपसे रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप तक ये पहुंचा रहा हूं। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अगर आपको इससे फायदा नजर आ रहा है। ठीक है जी।